हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं किशन लाल आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आरजी किशन एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि कल से हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी थी और काफी सारे विद्यार्थी जो निराश हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता है जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ था, बिल्कुल उनको बहुत ज्यादा दुख, हमें भी दुख होता है। लेकिन एक बात आपको विद्यार्थियों बता दूं, क्योंकि हमारे और आपके हाथों में नहीं है। अब कई सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं, सर आपने तो क्लास शुरू कर दी, आप तो पीछे वाले एग्जाम बचे हुए उनका साथ नहीं दे रहे। साथ एक बात बताएगा, साथ कब और कहां नहीं दिया। हर एक बार मैं कहता हूं, जो भी आपके सुप्रीम कोर्ट में जो भी याचिका लगा रहे हैं उनके साथ दीजिएगा। मैंने आपको हमेशा यूट्यूब पे बताया है। और बात कर लेते हैं, अब कई सारे विद्यार्थियों का डाउट है कि सर सुप्रीम कोर्ट से हमारे पक्ष में फैसला आएगा क्या। देखो 90% चांस ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि हम बात कर लेते हैं हमारे हक के लिए, हमारे हक में आना चाहिए फैसला। क्योंकि आपको पता है ये विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है आपके पक्ष में। 90% से ऊपर जहां तक संभावनाएं लग रही है कि आपका एग्जाम करवाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। उसकी सुनवाई अगले वीक तक होने की बात कही जा रही है। भले ही हम बात कर लेते हैं, मीडिया भी बता रहा है, इस तरह से सूचनाएं मिल रही है। तो जो भी अपडेट आएगा जरूर बता देंगे। अब क्लास से रोक नहीं सकते। अब कई विद्यार्थी कहेंगे सर क्लास से रोक दो, इसको रोकने से क्या हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है 13 अगस्त से जो अग्निवीर की भर्तियां शुरू है। क्योंकि अब कई सारे विद्यार्थी कह रहे सर आप तो अग्निवीर का, अग्निपथ का विरोध कर रहे थे। क्योंकि विरोध हम नहीं कर सकते, विरोध बच्चे कर सकते। एक आपको भी पता है, थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि कई सारे कमेंट आ रहे थे इसी तरह के, इसी पे हम जिक्र कर लेते। क्योंकि आपको पता है जो विद्यार्थी तैयार है अग्निपथ में जाने के लिए, तो हम तो हमारा काम एकमात्र पढ़ाना है और आपको थोड़ा बहुत सुझाव देना है। अब बात कर लेते हैं, यदि आप भी इसमें जाना चाहते हो तो तैयारी तो करवाना पड़ेगा। अब कई विद्यार्थी कहेंगे क्लास नहीं लगाएंगे, तो कई विद्यार्थी कहेंगे आपने तो यूट्यूब पे क्लास बंद कर दी, ये कर दी। क्लास भी लगाना पड़ता है। आप थोड़ा सा समझिएगा, मेरी भी स्थिति समझिएगा, क्योंकि क्लास लगाना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिन विद्यार्थियों का 13 अगस्त से भर्ती शुरू हो रही है हमारे यहाँ चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ या कोई सी भी मान लो जिनका, तो उनके लिए क्लासेस लगाना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि उनको तैयारी नहीं करवाएगा तो कौन तैयारी करवाएगा। हम ही तो है जो आपको, जो भी विद्यार्थी घर पे बैठकर अपना तैयारी करना चाहता है, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। पीछे वाले बैच में भी आपने देखा होगा, तैयारी में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन सरकार ने जो डिसीजन किया वो विद्यार्थियों के हित में नहीं किया, बहुत गलत है, मैं बता देता हूं। विरोध भी किए, लेकिन अब अंतिम हमारा फैसला सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। क्योंकि हमने जो भी काफी सारी, आपको पता है हड़ताल वगैरह भी की थी दिल्ली में, लेकिन उसका कोई न कहीं जाकर दिक्कत हो गई थी, वो सक्सेस नहीं हो पाई। कोई भी कारण मान सकते हैं, उनमें अलग अलग कारण में ज्यादा उन पर जिक्र नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आप फिर कहोगे वो आप ये बोल दिया, ये बोल दिया। तो बिना टाइम वेस्ट किया आज की मैं क्लास शुरू करूंगा। तो जो भी विद्यार्थी अग्निपथ के तहत अग्निवीर बनना चाहते हैं उनकी क्लासेस ये लग रही है, और आप भी देखो क्लासेस ले सकते हो। यदि आपके पक्ष में फैसला आएगा तो ये तैयारी आपके काम आ सकती है। और जिनकी एज बची है, फार्म अग्निपथ में भरवाना या नहीं भरवाना वो आपका स्वयं का डिसीजन है, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन जो बच्चे तैयारी करवा रहे हैं उनको तैयारी भी करवाने दीजिएगा। हम कोई क्लासेस लगा के कोई अन्याय नहीं करें, हम विद्यार्थियों के लिए भले की कोशिश करें। और इसको भी यदि आप अन्याय मानते तो मानिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपको पता है कोई भी व्यक्ति 100% लोगों को खुश नहीं कर सकता। लेकिन मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि बच्चों के साथ रहा हूं। अब क्लासेस देना मेरा एक ही शिक्षक क्या कर सकता है, आपको क्लासेस प्रोवाइड कर सकता है, वो मैंने करवाई है। अब कई कहेंगे सर पेपर कैंसिल हो गया, तो पेपर कैंसिल कोई हमने थोड़ी करवाए, कोई यूट्यूब वालों ने थोड़ी करवाए। पेपर कैंसिल तो गवर्नमेंट ने करवाया। तो उनको आप बोलिएगा ना, यहाँ के थोड़ी सी गलत लगती है, हमें भी बुरा लगता है, क्योंकि हर वक्त साथ खड़े रहते, फिर कुछ विद्यार्थी इस तरह से करते हैं तो बुरा लगता है। आप मेरे चेहरे के माध्यम से भी जो भी दुख दर्द है वो हमें पता है भी कि किस तरह बच्चों की परेशानी हुई है। लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं समझती ना वो परेशानी, जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ है वही समझ सकता है। चलिए बिना देर के आज के टाइम बिना वेस्ट किए क्लास शुरुआत करते, नहीं फिर वो तैयारी करने वाले कहेंगे सर आप तो क्लास में थोड़ी, क्योंकि कई बार बताना पड़ता है, कोई भी इंपॉर्टेंट सूचना होती है वो भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब दे पाते हैं। पहला परमाणु बम जो कि आपको पता है 6 अगस्त 1945। बात कर लेते कब गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। दिखाई दे रहा है, एक बार सभी विद्यार्थी बताएगा। 6 अगस्त 1945 को, जो कि आपको पता होगा हिरोशिमा पर गिराया गया था। कहां गिराया था? जापान का शहर है। किसका शहर है? जापान का शहर है, ध्यान रखिएगा, जापान का शहर है। बात कर लेते हिरोशिमा पर गिराया गया था। और एक दूसरा जापान का शहर था जिसपे आपको पता है 9 अगस्त, कब की बात कर लेते, 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। तो यह भी याद रखना है। 3 दिन बाद किस पे गिराया गया था? नागासाकी पे गिराया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। और जापान की राजधानी की बात कर लेते टोक्यो है। यह सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेंगे। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देने की कोशिश करेगा।
डूरंड कप का संबंध किससे है? मैंने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी। संतोष ट्रॉफी हो गया, डूरंड कप हो गया, संतोष ट्रॉफी भी लिख लीजिएगा, संतोष ट्रॉफी हो गया, डूरंड कप हो गया। यह मैंने पिछली क्लास में भी जिक्र किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए। अब कई क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि व्याख्या के साथ हम करते हैं तो कुछ चीजें ऐसे बार बार हम बताते ताकि बच्चों को याद हो जाए। तो संतोष ट्रॉफी हो गया, डूरंड कप हो गया, ये सारे के सारे फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। हॉकी का जादूगर आपको पता है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी के लेखक की बात कर लेते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो कामायनी के लेखक है जय शंकर प्रसाद। कौन है भाई? जय शंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। और विष्णु शर्मा की बात कर लेते हैं, पंचतंत्र के लेखक है। किसके हम बात कर लेते हैं? पंचतंत्र के लेखक है। और ध्यान रखिएगा हमारी शाम को 8:30 बजे जीके जीएस की क्लास होती है, और सुबह 8:30 बजे मैथमेटिक्स की क्लास होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपके सामने आ चुका है, ऑस्कर पुरस्कार, जिसे हम एकेडमिक पुरस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकेडमिक पुरस्कार भी कहते हैं, एकेडमिक पुरस्कार भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एकेडमिक पुरस्कार कह दे या बात कर लेते हैं किसकी बात कर लेते हैं, या ऑस्कर पुरस्कार कह दो, एक ही बात है। तो ध्यान रखिएगा ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। और आपको पता होगा पुलित्जर पुरस्कार होता है, वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 5 नंबर आपके सामने आ चुका है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? एक तो बनता है दक्षिण की गंगा, और एक बनता है दक्षिण भारत की गंगा। जल्दी से कमेंट करके बताएगा। यदि मैं बात करूं गोदावरी, गोदावरी की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। गोदावरी, गोदावरी की बात कर लेते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। सभी विद्यार्थी नोट कर लो, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा बात कर लेते हैं, तो वो कौन सी है? कावेरी है। कौन सी है? कावेरी है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपके सामने आ चुका है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे गहरा कह दो या सबसे बड़ा महासागर की बात कर लेते हैं, तो आपको पता होगा प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। और प्रशांत महासागर में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, मेरियाना गर्त कहाँ है? याद रखिएगा, मेरियाना गर्त कहाँ है? कई बार एग्जाम में आ चुका है, मेरियाना गर्त कहाँ है? तो याद रखिएगा ये प्रशांत महासागर में है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। कोरबा, कोरबा तापधर्मी प्लांट किस राज्य में है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। कोरबा हम बात कर लेते हैं, तापधर्मी प्लांट किस राज्य में? जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे? सी की तरफ जा रहे, छत्तीसगढ़। उन सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब झारखंड से रिलेटिव जल्दी से बता दीजिएगा, झारखंड से रिलेटिव भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएगा। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? सोया प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? सोया प्रदेश कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन आपको दे रखा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है? राष्ट्रपति शासन की बात कर लेते हैं, तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे 356, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। और 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकालीन लगा जाता है। राष्ट्रीय क्या? आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर लेते हैं, इसका बात कर लेते हैं, किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल की बात कर लेते, एक मिनट थोड़ा सा नाम सही लिख देते, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर लेते, कौन से अनुच्छेद में है वर्णित? या 352 अनुच्छेद में। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। चाय, चाय आपको पता है, चाय और कॉफी, चाय और कॉफी में सर्वाधिक बात कर लेते क्या पाया जाता है? चाय और कॉफी में आपको पता होगा कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में कौन सा पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है।
तो आपको पूछा चाय मुख्यतः कहाँ, तो आपको पता होगा चाय भारत में सर्वाधिक कहाँ होती है, आसाम में होती है। चाय की बात कर लेते हैं, भारत में सर्वाधिक कहाँ होती है, आसाम के ढलानी क्षेत्रों में होती है, आपको पता होगा। और कॉफी सर्वाधिक विश्व में बात कर लेते हैं, तो कॉफी का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा ब्राजील में होता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। और कपास के लिए आपको पता होगा काली मिट्टी उपयुक्त है, यह भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है, भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जवाब सही दे पाते हैं। तो कुंडलग्राम वैशाली, बात कर लेते हैं कुंडलग्राम वैशाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था, बात कर लेते हैं महावीर स्वामी के जन्म की, बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। और मृत्यु कहाँ हुई थी, पिछली क्लास में हमने जिक्र किया था महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता दीजिएगा। और क्लास ये आज का होमवर्क दे देते, क्लास पूरी होने के बाद बताना है। और क्लास पूरी होने के बाद यह भी बताना है कि आपके इस 30 प्रश्नों की क्लास में कितने क्वेश्चन राइट हो पाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपके सामने आ चुका है। शून्यकाल अवधि लोकसभा में कितनी होती है, शून्यकाल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है, तो ये 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच, बात कर लेते हैं कब, 12 बजे से 1 बजे के बीच होती है। कितने, 1 बजे के बीच होती है, जल्दी से बता दो। 12 बजे से 1 बजे तक होती है। तो जल्दी से बता दो ये कितना टाइम हो गया, जल्दी से बता दीजिएगा। 1 घंटा। तो शून्य काल का समय कितना होता है, 1 घंटे का होता है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। और लोकसभा आपको पता है निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। अब बात कर लेते हैं लोकसभा का नेता कौन होता है, जीती हुई पार्टी का होता है, जो कि प्रधानमंत्री होता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 12 नंबर आपके सामने। भारत के द्वारा बनाया गया प्रथम यूएवी, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएगा यूएवी का मतलब क्या है। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी कमेंट करके सही जवाब दे पाते हैं। यूएवी का पूरा नाम क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। इसका मतलब होता है मानव रहित विमान। किसकी बात करें, मानव रहित विमान की बात करें। और आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूं, ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ भाई कौन कौन सही जवाब दे पाएंगे। ये क्वेश्चन दे देते हैं ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे, अब की बार पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना रहेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नोट कर लीजिएगा। भारत का प्रथम बात कर लेते हैं तो वो कौन सा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है, निशांत। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। मैत्री क्या है आपको पता है, अंटार्कटिका पर भारत की तरफ से जो बात कर लेते हैं एक अनुसंधान केंद्र है, वो दूसरा है, अंटार्कटिका पर दूसरा है। और प्रथम बात कर लेते हैं दूसरा है। प्रथम की बात कर लेते हैं तो वो कौन सा है, दक्षिण गंगोत्री। कई बार एग्जाम में आ चुका है, दक्षिण गंगोत्री का संबंध किससे है, दक्षिण गंगोत्री, याद रखिएगा। भारत का प्रथम अनुसंधान केंद्र की बात कर लेते हैं जो कि अंटार्कटिका पर खोला गया था, वो कौन सा था, दक्षिण गंगोत्री था। दूसरा कौन सा है, मैत्री है। सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और आपको मैंने अभी बताया, एक क्वेश्चन अभी आपको बताया था, जैसे ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑपरेशन गंगा, यह क्वेश्चन आ सकता है ऑपरेशन गंगा वाला। ऑपरेशन गंगा यानी बात कर लेते हैं, आपको पता होगा जो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हुआ था, इंपॉर्टेंट बनता है भाई, यूक्रेन एवं रूस के बीच युद्ध हुआ था। तो आपको पता है रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था, तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का एक हम बात कर लेते हैं अभियान था। निकालने का क्या था, एक तरह का अभियान था, उसे ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया था। याद रखिएगा, अब की बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। वर्ष का सबसे बड़ा लंबा दिन कौन सा है, बड़ा या लंबा दिन की बात कर लेते हैं तो ये कौन सा, भारत के लिए पूछ रहा है। भारत के लिए इसका मतलब सीधा पूछे ना तो आप समझना भारत, या कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध का बताना है, ठीक है ना, दक्षिण गोलार्ध का नहीं बताना है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है, तो वो आपको पता होगा कौन सा है, 21 जून है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। और जल्दी से कमेंट करके बता दो दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन है, देखते हैं कौन कौन सही बता पाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। प्रथम महिला हम बात कर लेते हैं एयर मार्शल कौन थी। और एक क्वेश्चन जल्दी से कमेंट करके बता दो, प्रथम भारतीय महिला आईपीएस कौन थी।
प्रथम भारतीय महिला आईपीएस कौन थी? तो वो आपको पता होगा किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। और आपको क्या पूछा गया है? यदि बात करें एयर मार्शल की बात करें तो पद्मावती बंदोपाध्याय। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? बी वाला राइट होगा। सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है। ईरान की राजधानी है, ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? सी राइट होगा। और इराक की राजधानी क्या है? याद रखिएगा, इराक का भी कई बार आ चुका है। तो इराक की राजधानी बगदाद है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। ये हमारे जीके के पूरे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब साइंस की क्लास लेंगे, तो साइंस की क्लास लेने के लिए आपके बीच सर आ रहे हैं। तो एक बार थोड़ा सा जल्दी से सभी विद्यार्थी एक बार शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़िएगा। अब आपकी साइंस की क्लास शुरू होगी, तो जल्दी से आ जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं शिवम चौधरी आप सभी का आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब जो साइंस के क्वेश्चन है उनकी तरफ बढ़ते हैं और हम विस्तार से जानते हैं, उनकी व्याख्या भी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यानी कि 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या है? बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यानी कि बाहरी कक्ष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें इनमें से किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो कहलाते हैं क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसमें? जो बाहरी कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। युग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है पेयर इलेक्ट्रॉन। पेयर इलेक्ट्रॉन, ये भी आप ध्यान रखना। युग्मित यानी कि जोड़े के साथ हो, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या है? गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का लगना, ये न्यूटन की कौन सी, न्यूटन का जो गति का नियम है उनमें से किसका उदाहरण है? जल्दी से सभी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिए। यानी कि जब भी हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो हमें क्या होता है? पीछे की ओर धक्का महसूस होता है। यह गति के किस नियम का उदाहरण है? जो गति का नियम है उस किसका उदाहरण है? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट करने की कोशिश कीजिए। तो यह है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। कौन सा? न्यूटन की गति का तीसरा नियम कौन सा है? वो है क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। यानी कि हमने क्या चलाई? गोली चलाई, तो हमें क्या हुआ? पीछे धक्का महसूस हुआ। इसका मतलब क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। तो यही होता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर बात करें प्रथम नियम की, न्यूटन की प्रथम नियम की बात करें तो यह होता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, इसमें क्या होता है? यह नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु वह उसी अवस्था में रहना पसंद करेगी जिस अवस्था में वह रह रही है। यानी कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना पसंद करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल न लगाया जाए तब तक वह क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। और कोई गतिमान है तो वो गतिमान रहना पसंद करेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यह होता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम है। और यह दिया किसने था? गैलीलियो ने दिया था। जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। लेकिन न्यूटन ने इसकी कॉपी करके अपने प्रथम नियम में क्या कर लिया था? सम्मिलित कर लिया था। यह चीज आपको नोट कर लेनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या है? अक्स किरणों की खोज किसने की थी? यानी कि अक्स किरण है उसकी खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? जल्दी से सभी विद्यार्थी जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो अक्स किरणों की खोज की थी किसने? रोंटजन ने। किसने की थी? रोंटजन ने की थी। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटजन ने की थी। अगर बात करें थॉमसन की, ये कौन है? जे थॉमसन ने।
किसकी खोज की थी, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें प्रोटॉन की खोज, तो वो ई गोल्डस्टीन ने की थी। किसने, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज दी थी। और प्रोटॉन का जो नाम है वो किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन है तो वो करना है प्रोटॉन की खोज, अगर ऑप्शन में रदरफोर्ड है तो रदरफोर्ड करना है। दोनों पर आप पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कौन सा दे रखा है। अगर रदरफोर्ड है तो रदरफोर्ड करना है प्रोटॉन के लिए, अगर गोल्डस्टीन है तो वो करना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एक क्या रहा, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, और एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। तो जेम्स चैडविक ने, किसने, चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो इतनी चीज क्लियर हुई क्या। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो है 19 नंबर। तो जल्दी से सभी जवाब देने की कोशिश कीजिए। वैसे तो ये जीके का क्वेश्चन है, साइंस में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ये पिछले पेपरों में पूछे गए प्रश्न है, तो ये साइंस में इंक्लूड किया गया है, तो हमने भी साइंस में इंक्लूड कर लिया। क्या है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है। तो किस में होता है, तो असम में होता है। किस में होता है, आपने सुना होगा, असम की चाय बहुत फेमस होती है, यानी कि असम में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। और आपको पूछ ले साइंस से रिलेटिव इससे प्रश्न क्या आ सकता है कि चाय में पाए जाने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है। चाय में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है, तो वो होता है कैफीन। क्या होता है, कैफीन होता है चाय में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ, या रासायनिक की जगह उत्तेजक भी लिखा आ सका है। उत्तेजक वो कौन सा है, वो कैफीन में, यही कॉफी में पाया जाता है और यही चाय में पाया जाता है। दोनों प्रश्न कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि कॉफी में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। चाय में भी कैफीन पाया जाता है। तंबाकू में, तो तंबाकू में लिख लीजिए, तंबाकू में उत्तेजक पदार्थ कौन सा पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। कौन सा, निकोटीन। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीज आप नोट करके लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न है, बंडिंग यीस्ट क्या है। बंडिंग यीस्ट क्या है, तो यह एक फंफूद होता है। क्या होता है, फंफूद होता है। यह चीज आपको ध्यान रखना है। और यह क्या होती है, एक खमीर की प्रजाति होती है। क्या होती है, खमीर की प्रजाति होती है। यह भी आप नोट करके लिख सकते हो। फंफूद होती है, वो क्या होती है, एक खमीर की प्रजाति होती है। यह यीस्ट बंडिंग क्या होता है, यह एक फंफूद होता है। नोट करके अच्छे से लिख लीजिए। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय, अक्षय का मतलब जिसका क्षय न हो, यानी कि जिसका क्षय न हो, यानी कि जो ऊर्जावान रहे, जो नवीकरण रहे हमेशा के लिए। तो वो इनमें से कौन सा है जिसका क्षय न हो, ऐसा कौन सा ऊर्जा का है, जो ऊर्जा का स्रोत है, उनमें से कौन सा है। जल्दी से सभी विद्यार्थी जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो हवा, बिल्कुल हवा है वो ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। क्यों है, क्योंकि हवा के माध्यम से हम ऊर्जा बना सकते हैं। कितनी ऊर्जा बना सकते हैं, ये कोयला नहीं है, क्योंकि कोयला कभी भी खत्म हो सकता है। प्राकृतिक गैस भी नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है। तो कौन बचा, हवा हो गया, जल हो गया, और क्या हो गया, सूर्य हो गया। ये क्या है, ऊर्जा के हम कह सकते अक्षय स्रोत है, यानी कि क्षय न होने वाले, यानी कि खत्म न होने वाले। कौन से है, हवा हो गया, और सूर्य भी इसी का उदाहरण है। आप अगर ऑप्शन में सूर्य दे देते तो सूर्य भी बिल्कुल राइट होता। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न नंबर 22 है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है,
यानी कि सिस्मोग्राफ है, ये एक उपकरण है जो किसको नापता है, किसको मापन करता है, किसका मापन करता है, तो ये करता है भूकंप की तीव्रता का। यानी कि भूकंप की तीव्रता का जो मापन करता है वो कौन है, सिस्मोग्राफ है। और एक आती है रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल, ये भी भूकंप से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना, अगर स्केल की बात कर ले तो रिएक्टर स्केल करना है, अगर उपकरण की बात कर ले तो सिस्मोग्राफ करना है। दोनों का संबंध किससे है, भूकंप से संबंधित है। दोनों के द्वारा क्या मापा जाता है, भूकंप को मापा जाता है। अगर वर्षा मापने की बात करें तो एक यंत्र होता है रेन गेज, रेन गेज यंत्र है, उससे क्या होता है, वर्षा का मापन होता है, यानी कितनी वर्षा हुई है उसका मापन किस उपकरण के द्वारा होता है, तो वो होता है रेन गेज के द्वारा। ये इतनी चीजें आप नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पीछे एक एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि वर्ष निम्न में से वर्षा मापने वाला एक यंत्र है, तो नोट करके आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न है वो है नंबर 23, तो जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या है, निम्न में से कौन सा एक मिश्रित उर्वरक है, यानी कि इनमें से कौन सा एक मिश्रित उर्वरक का मतलब खाद, जो कि हमें फसल हो गए, पेड़ पौधे हो गए, उनकी जो उर्वरकता बढ़ाने, जमीन की उर्वरकता बढ़ाने के लिए क्या लिया जाता है, यूज में लिया जाता है। यानी इनमें से कौन सा है जो एक मिश्रित उर्वरक है, मिश्रित खाद के रूप में यूज लिया जाता है, तो वो होता है एनपीके। एनपीके का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस और के का मतलब पोटेशियम। यानी कि ये किसका मिश्रित होता है, तो ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, फास्फोरस हो गया और क्या, पोटेशियम। इसका ये क्या होता है, मिश्रण होता है, इसीलिए तो इसे मिश्रित उर्वरक कहा गया है। मिश्रित उर्वरक कौन सा है, तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का क्या होता है, मिश्रण होता है, एनपीके। अगर बात करें यूरिया की, तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। ये किसका सूत्र होता है, तो ये यूरिया का सूत्र होता है। यूरिया भी एक उर्वरक है, क्या है, एक उर्वरक है। और एनपीके किसान द्वारा उर्वरक के रूप में यूज लिए जाने वाला, सर्वाधिक यूज यही लिया जाता है, क्या, एनपीके। ये चीज आप नोट करके लिख सकते हो। नोट डाउन कर लिया क्या, आगे बढ़े, बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, जाइलम और फ्लोएम के बीच पाए जाने वाले उत्तक को क्या कहते हैं। यानी कि जाइलम होता है और जो फ्लोएम होता है, उनके जो बीच में उत्तक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं केबियन उत्तक। कौन सा, केबियन उत्तक कहते हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच पाए जाने वाला उत्तक। अगर बात करें जाइलम की, तो जाइलम जल का संवहन करता है, जल का संवहन, यानी कि जल का परिवहन में सहायक कौन है, तो जाइलम है। अगर बात करें फ्लोएम की, तो ये भोजन, भोजन का संवहन। ये इतनी चीज आप नोट करके लिख सकते हो। जाइलम एवं फ्लोएम किस में पाए जाते हैं, ये पौधों में पाए जाते हैं। फ्लोएम किस में, भोजन के लिए उत्तरदायी होता है, और जो जाइलम है वो जल के लिए उत्तरदायी होता है। दोनों चीजें आपको नोट करके लिख लेनी है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन के सामने है, बोर्ड पर है। आप जल्दी से सोचिए और इसका लाइव चैट में जवाब दीजिए। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र एक है, चुंबकीय क्षेत्र एक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है वो सदिश है, अदिश है, या कोई सी नहीं है, या फिर दोनों है। जल्दी से जवाब देने की क्या करिए, कोशिश करिए। तो चुंबकीय क्षेत्र है, यह एक सदिश राशि है। कैसी है, सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। ये भी आप ध्यान रख सकते हो, यह एक सदिश राशि होती है। कैसी होती है, सदिश राशि होती है। ऊर्जा हो गई, कार्य हो गया, और जो
हम कहते हैं चाल हो गई, ये क्या होती है, ये अदिश राशियां होती है। क्या होती है, अदिश राशियां होती है, न तो सदिश और न ही अदिश। अदिश और सदिश के अलावा भी एक राशि होती है जिसे हम कहते हैं परदिश राशि। परदिश राशि कौन सी, परदिश राशि होती है जिसमें दिशा के साथ साथ क्या वैल्यू बदलती रहती है। वैल्यू के साथ साथ दिशा और दिशा के साथ साथ क्या वैल्यू बदलती रहती है, यानी कि वो न तो अदिश होती है और न ही सदिश होती है। उस राशि को हम कहते हैं परदिश। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, वो है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण अगर आपको पूछ ले जड़त्व आघूर्ण निम्न में से कौन सी राशि है, ये ऑप्शन में दे दे, तो आपको न तो अदिश और ना ही सदिश करके आना है, क्योंकि ये एक परदिश राशि है। यह एक परदिश राशि है। चलिए अगला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या है, हाइड्रोजन किस रेडियो एक्टिव कण को उत्सर्जित करता है। यानी कि हाइड्रोजन है वो किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का विसर्जन करता है, यानी कि उत्सर्जन करता है, तो वो करता है किसका, बीटा कण का। किसका करता है, बीटा कण का उत्सर्जन करता है। कौन, हाइड्रोजन। अगर बात करें अल्फा कण की तो ये हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम के नाभिक होता है, का नाभिक। अल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, ये पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से, बहुत ही एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देने की क्या करिए कोशिश की। क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। कौन सी होती है, यकृत। इसे इंग्लिश में कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर पीयूष की बात करें तो यह मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्रंथि कौन होती है, पीयूष होती है। इसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं इंग्लिश में किसको, पीयूष ग्रंथि की। अगर बात करें थायराइड की तो ये एच आकार की ग्रंथि होती है जो कि हमारे गले में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, गले में पाई जाती है, और इसका शेप होता है वो एच आकार की होती है। ये भी आप नोट करके लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है वो है नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, सबसे लंबी आयु किसकी होती है। सबसे लंबी आयु किसकी होती है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो बिल्कुल जो ऑप्शन डी बता रही है वो होता है कछुआ। कछुए की आयु सबसे लंबी होती है। इसका कारण क्या होता है, इसका होता है रक्त होता है ठंडा। कैसा होता है, इसका रक्त ठंडा होता है, इसलिए इसकी जो आयु है वो क्या होती है, इसका जीवन काल होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि इसका रक्त क्या होता है, ठंडा होता है। इसीलिए इस कछुए की जीवन काल है वो ज्यादा होता है। ये चीज आप नोट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, किसी सेल का सही ईएमएफ। ये ईएमएफ क्या है, ईएमएफ का फुल फॉर्म बताओ, जिसको भी पता है ईएमएफ का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है। ईएमएफ का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, यानी ईएमएफ को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं पोटेंशियोमीटर। क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर कहते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर। अगर बात करें वोल्ट मीटर की, अगर बात करें वोल्ट मीटर की, ये इलेक्ट्रोमोटिव, इसका हिंदी में बात करें तो विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल यही होता है, विद्युत वाहक बल। और इसका भी मात्रक कैसा होता है, वोल्ट होता है, और विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। यह भी आप ध्यान में रखना। वोल्ट मीटर होता है, यह किसको नापता है, विभव या विभवांतर को नापने का जो यंत्र है वो वोल्ट मीटर है।
एमीटर है वो धारा को मापने का यंत्र है। एमीटर कैसा होता है? धारा को मापने का, धारा। और जो वोल्ट मीटर है वो विभव या विभवांतर, या विभवांतर। ये आपको नोट करके लिख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। जल का रासायनिक सूत्र बताओ। किसका? जल का रासायनिक सूत्र बताओ। जल्दी से बताओ, देखा कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल H2O, H2O, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं H2O, उसका जवाब सही है। उनका जवाब सही है। अगर बात करें D2O की तो ये भारी जल होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये कैसी होती है? शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, शुष्क बर्फ। ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये थी हमारी क्लास। मैंने साइंस के 15 क्वेश्चन करा दिए, यानी कि हमारे 30 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। और यदि आपने अभी तक एडुकृष्णा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, या फिर इन व्हाट्सएप नंबरों पर आप मैसेज कर दीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप एडुकृष्णा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें 50 से ज्यादा आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और हमारी जो फैकल्टी है उसके द्वारा संपूर्ण टॉपिक वाइज अध्ययन करवाया जाता है। तो आप जल्दी करके ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो आज का जो सेशन है वो हमने पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं, और आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।